हेलो दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो बीपीडीओ और उत्तराखंड में आने वाले जो प्री एग्ज़ाम है उसकी सीरीज़ है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं। तो इसमें देखते हैं हम। आज टॉपिक 3 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इम्पोर्टेंट है, आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? तो प्रस्तावना को संविधान की जो है वो आत्मा कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ये संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग हैं, क्योंकि जो संविधान है वो भारत के लोगों को समर्पित है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कोई भी विशेष धर्म को यहाँ पे राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं है। सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है। यह संविधान में मौलिक अधिकारों में इसका प्रावधान भी है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। इस सीरीज में जो है हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है रिवीजन कराना। आप इसको बहुत कम समय में जो है सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गणतंत्र क्या होता है? डेफिनेशन भी इनकी पूछ ली जाती है। तो गणतंत्र जो होता है जहाँ पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता। जैसे भारत में हैं जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। लेकिन अब वो अप्रत्यक्ष रूप होता है क्योंकि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालती। जो संसद के सदस्य हैं और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन वो सीधे जनता से चुन के आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न वो होता है कि जो भारत है देश, उसे किसी अन्य देशों की ज़रूरत नहीं है अपने निर्णय लेने में, तो वो प्रभुत्व संपन्न हो गया। समाजवादी जो है समाज को विशेष महत्व दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष किसी भी विशेष धर्म को जो है इसमें संरक्षण प्राप्त नहीं, सभी जो है धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है। और गणराज्य जो है यहाँ पे कोई अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य में नहीं है? तो वो है लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। और इसी के उद्देश्य के लिए संविधान में नीति निर्देशांक तत्व जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य इसलिए है क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति है, जो राज्य के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है। समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। तो जो लौकिक सार्वभौमिकता है मतलब जो जनता है उसको विशेष महत्व दिया गया है हम भारत के लोग शब्दों से ये शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो कौन से हैं? तो वो हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशांक, सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। इन तत्वों की जो है, इन फैक्ट की जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार, नीति निर्देशांक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो है ये दिए गए हैं। किस वर्ष भारत में एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान अंगीकार हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो सही थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो था ये था। जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द ये जोड़े गए। और ये जो प्रस्तावना में संशोधन है किसके द्वारा दिया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम जो केस था उसमें 1973 में इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और वो संशोधन इस प्रकार से हो कि न्याय संगत हो।
उससे हमारे जो संविधान का है उसमें कुछ परिवर्तन न हो। इस प्रकार से हम संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, जबकि बेरूबारी मामले में जो है इसमें संशोधन को मना किया गया था। केशवानंद भारती बनाम में जो है इसमें प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो न्याय संगत हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो वो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया था। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों का किया गया है, तो भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है, ये संविधान के पहले आर्टिकल में ही कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछा भी गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये जो है शामिल है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो कौन सा भाग कहलाता है उद्देशिका जो है प्रस्तावना जिसे कहा गया है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्यान की गई है, वो क्या है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो है आदर्श एवं उद्देश्यों को जो है सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है, तो ये कौन सा अधिकार है? ये है हमारा सी अधिकार, एकांतता का अधिकार है, जो हमारा 19(1)(d) और 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो है सर्वोच्च न्यायालय, और मूल अधिकारों को लागू करवाने का जो है रिट जारी की जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी की जाती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है, तो न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहा गया था। सॉरी, मैं स्टार्टिंग में प्रस्तावना को बोला था, लेकिन संविधान की आत्मा जो है भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार का जो अधिकार आर्टिकल 32 होता है, इसको संविधान की आत्मा कहा था। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि कौन सा शब्द जो है इसके लिए प्रयोग किया जाएगा जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो वो शब्द है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जबकि इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, राष्ट्र की अखंडता भी इसमें जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वो की गई है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो वो अनुच्छेद 17 करता है। भारतीय संविधान का छुआछूत से संबंधित कौन सा है, तो वो 17 है, जो अस्पृश्यता का भी कहा जाता है उन्मूलन करना। छुआछूत, अस्पृश्यता एक ही हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, तो आर्टिकल 19 के कै में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 के कै में। भारतीय संविधान का स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के कै में। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो है हमारा संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 के कै में जोड़कर जो है कानूनी अधिकार बना दिया है, तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो कौन सा अधिकार नहीं है, वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक जो स्वतंत्र ये है 19 में आता है, ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो है
ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार है? वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को भी जो है उपलब्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? तो जो ये भी पूछा जाता है कि हिंदू शब्द जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 25 में जो है वो हिंदू शब्द जो है बौद्धों को, जैनों को और सिखों को जो है सम्मिलित करता है, जबकि पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है, तो वो किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो है वैधानिक अधिकार जो है, जिसे हम कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है इस समय ये संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया, अब इसको बना दिया गया है वैधानिक अधिकार, जिसे हम कानूनी अधिकार भी कहते हैं। कौन से आर्टिकल से हटाया है इसको? 44वें संशोधन से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है हमें प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर। 14 और 16 के साथ जो है मिलाकर हमें सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है आर्टिकल 14 और 16 से। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित कब किया? तो ये किया 1976 में। इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो वो किया गया है हमारा उपयुक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। उपयुक्त सभी हैं इसमें। इन तीनों के द्वारा जो है बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है कि मतलब बच्चों से काम नहीं करा सकते। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है? तो वो है जनता में निहित है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता वो है जनता में निहित है। अब अगला पॉइंट है हमारा संविधान की विशेषताएं। देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? तो भारत का है। ये विशेषताएं है संविधान की, लिखित है, सर्वाधिक व्यापक है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है जिसको जो है स्पेशल मान्यता दी गई है। भारत किस प्रकार का देश है? भारत का एक संसदनात्मक प्रजातंत्र देश है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संघात्मक है संरचना में, जबकि भावना में क्या है? एकात्मक है। मतलब वैसे संघात्मक है, केंद्र और राज्य जो है उनकी जो शक्ति है वो उनको बंटवारा हो रखा है, लेकिन अगर कोई स्पेशल कार्य आता है तो न्यायपालिका जो है भारत में एक ही है, तो भावना में एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहुत सारा जो है संविधान में इंक्लूड किया गया है इस अधिनियम का। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो 350 से अधिक, 395 थे मूल अधिकार में, जबकि उसके सब आर्टिकल बना दे तो 444 के समथिंग अब ये हो गए हैं। अगला है हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है वो अपनाई गई है हमारी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान बताया गया है, इसलिए हमारा जो संविधान है वो थोड़ा बड़ा है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो वो सर्वोच्च न्यायालय है। कभी भी संविधान का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको संरक्षित करता है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है वयस्क मताधिकार की जो उम्र है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का जो संघ है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
संघीय शब्द। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूची हैं हमारे भारतीय संविधान में। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। अगला है हमारा, भारत में वैद्य प्रभुसत्ता निहित है। तो संविधान में भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये लिया था फ्रांस में। अध्यक्षतात्मक जो शासन का उदय हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उदय हुआ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? सहकारी संघवाद जो होता है वो होता है जिसमें केंद्र और राज्य का जो है वो बराबर इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे नीति, हमारा पहले योजना आयोग था तो वो केंद्रीकृत था। योजना आयोग में क्या था कि केंद्र का सारा रोल था, राज्यों को उसमें कोई रोल नहीं था। इसे इसलिए चेंज करके 1 जनवरी 2015 से उसे नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग में जो है राज्यों का भी इतना ही इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। और इसका एक और उदाहरण है जीएसटी जो है, जीएसटी भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? वो कहा था जी ऑस्टिन ने। कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा की गई है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है ये दोनों में समान है। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है तो क्या करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है भारत का संविधान। अगला पॉइंट है हमारा संविधान के स्रोत, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। धन्यवाद।